हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जो सभी बीएससी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आपकी एग्ज़ाम में जो आप बीएससी के एग्ज़ाम्स में कॉपी लिख कर आएंगे, उनमें आपको किस तरह से लिखना है, कौन से ऐसे टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करें तो आप बीएससी के एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और बाकी स्टूडेंट्स की नोटबुक से आपकी नोटबुक डिफरेंट हो सकती है और आप उनसे अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो इन सभी बातों पर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आई नो आज मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ बिकॉज आई एम बिजी इन सम वर्क, लेकिन मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि आप हमें इस बारे में बताइए कि बीएससी एग्ज़ाम्स में लिखना कैसे है, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें बीएससी एग्ज़ाम्स में कॉपी लिखते टाइम याद रखना है ताकि हमें अच्छे मार्क्स मिल सकें। अब वैसे तो मुझे वीडियो बहुत पहले बना देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। अब जो आगे बीएससी के एग्ज़ाम्स देने वाले हैं जो स्टूडेंट्स, उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ। अब इस वीडियो में तीनों ईयर के स्टूडेंट्स का जो एग्ज़ाम्स होता है उनके बारे में डिस्कस करूँगी। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर ईयर के लिए ये वीडियो है, क्योंकि तीनों में आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो तो सेम ही होगा, लिखने का जो तरीका होगा वो सेम ही होगा, लेकिन फ़िलहाल तीनों ईयर्स की जो सिचुएशन है वो अलग अलग है कोरोना की वजह से। क्योंकि देखो, जो फर्स्ट ईयर में आए थे वो तो प्रमोट होकर सेकेंड ईयर में चले गए, यानी उन्होंने फर्स्ट ईयर में बीएससी का एग्ज़ाम नहीं दिया, वो सेकेंड ईयर में पहली बार बीएससी का एग्ज़ाम देंगे। इसलिए उन्हें पता होना चाहिए कि किस तरह हमें बीएससी का एग्ज़ाम पेपर लिखना है ताकि हमें अच्छे मार्क्स मिल सकें। जबकि जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स होंगे वो एक बार एग्ज़ाम दे चुके होंगे अपनी पिछली ईयर में, यानी उन लोगों को पता होगा कि बीएससी के एग्ज़ाम्स में किस तरह लिखना है, किस तरह आपका पेपर आता है और सेक्शन वाइज हमें किस तरह आंसर्स करने होते हैं। अब जो इस साल फर्स्ट ईयर में आए हुए हैं उन्होंने अभी तक 10th और 12th बोर्ड का ही अपना एग्ज़ाम पैटर्न देखा हुआ है, जबकि बीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न आपके जो 10th 12th बोर्ड होती है उनके एग्ज़ाम पैटर्न से अलग होता है, इसलिए उनके लिए थोड़ा डिफरेंट पैटर्न है, उन लोगों को ध्यान से समझना है। अब वीडियो का मेन कंटेंट स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों का एक डाउट क्लियर कर दूं जो कि मोस्टली सभी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या हम बीएससी के एग्ज़ाम्स में हिंदी मीडियम में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, यानी हम हिंदी में लिखें या फिर इंग्लिश में लिखें, कौन से मीडियम में हमें लिखना चाहिए बीएससी एग्ज़ाम के अंदर। तो देखो, बीएससी में दोनों मीडियम में आपकी स्टडी होती है, इंग्लिश मीडियम भी होता है, हिंदी मीडियम भी होता है। यदि आपने इंग्लिश मीडियम में स्टडी करी है तो आप इंग्लिश में ही अपनी कॉपी में लिख कर आएँ, और यदि आपने हिंदी में पूरी पढ़ाई करी है अपनी बीएससी की तो फिर आप एग्ज़ाम में हिंदी में लिख कर आएँ, क्योंकि आपका जो पेपर आएगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर आएगा। तो किसी भी तरह की मीडियम की कोई दिक्कत नहीं है। ये डाउट काफ़ी स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है कि हिंदी में हम लिख सकते हैं क्या, तो इस चीज़ का मैंने क्लियर कर दिया है, आप दोनों मीडियम के अंदर अपने बीएससी एग्ज़ाम्स में लिख सकते हो। नाउ तो अब हम बात करें बीएससी के एग्ज़ाम के पेपर की। तो इसमें आप सभी को पता होगा कि 3 सेक्शन आपके आते हैं, सेक्शन ए, बी और सी। सेक्शन ए के अंदर आपके शॉर्ट मार्क्स में जो क्वेश्चन होते हैं 1 लाइन या 2 लाइन के आंसर जिनके होते हैं वो आते हैं आपके सेक्शन ए के अंदर। फिर सेक्शन बी में आपके थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और फिर सेक्शन सी में आते हैं आपके वेरी लॉन्ग। तो इस तरीके से आपका 3 पार्ट में ये बीएससी का पेपर डिवाइड होता है, चाहे फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, तीनों में आपका पैटर्न इसी तरीके से आएगा। नाउ पेपर पैटर्न के बाद अब मैं आपको वो पॉइंट्स बता रही हूँ जो कि आपको आपके एग्ज़ाम्स में याद रखने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, जो आपके 3 सेक्शन आते हैं, सेक्शन ए, बी और सी, तो उसमें सेक्शन ए जो होता है जिसमें आपको 1 लाइन या 2 लाइन के आंसर्स लिखने होते हैं वो होता है आपका सबसे कम मार्क्स का, ओनली 5 या 10 मार्क्स का वो आपका सेक्शन ए होता है, उसको आपको सबसे लास्ट में करना है। आप चाहे तो शुरुआत सेक्शन बी से करें या फिर शुरुआत सेक्शन सी से करें, सेक्शन ए को आपको लास्ट में ही करना है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स का ये रहता है कि वो पहले सेक्शन ए करते हैं ना, तो वो जो शॉर्ट मार्क्स के आंसर होते हैं उनमें भी वो ज़्यादा टाइम दे देते हैं और फिर बाकी बाद में जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं उनके लिए उनको टाइम कम रह जाता है। लास्ट में आपको इस चीज़ का एहसास होता है कि सेक्शन ए में मैंने ज़्यादा टाइम दे दिया, जबकि उसको आप लास्ट में भी करोगे ना सेक्शन ए को तो आपका यूँ ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको 1-2 लाइन में आंसर लिखने होंगे जो कि आप बिल्कुल लास्ट में करेंगे तो भी आप उस सेक्शन ए को कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए शुरुआत हमेशा या तो आप सेक्शन बी से करें या फिर सेक्शन सी से करें। अब सेक्शन बी पहले चूज़ करें या फिर सेक्शन सी पहले चूज़ करें, ये चीज़ आपको एक बार क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है,
उससे आपको पता चलेगा कि आपको पहले सेक्शन बी करना है या फिर सेक्शन सी। क्योंकि क्वेश्चन पेपर पहले एक बार देख लो कि आपको सेक्शन बी में ज़्यादा क्वेश्चन अच्छे से आते हैं या फिर सेक्शन सी में, क्योंकि जो पार्ट आपको अच्छे से आता है उसको आपको पहले करना है, फिर बाद में आपको नेक्स्ट सेक्शन उठाना है। अब सेक्शन बी आप जब भी करो, जैसा कि आपको पता है कि सेक्शन बी के अंदर आपके हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चंस आते हैं। तो जब भी आप उस सेक्शन बी में से एक क्वेश्चन आप चूज़ करोगे और उसका आंसर जब लिखोगे, तो उस आंसर के ऊपर आपको यूनिट की हेडिंग डाल देनी है कि ये यूनिट 5 का आंसर नंबर इतना। तो उससे एग्जामिनर को पता रहेगा कि हाँ, ये इस यूनिट का आंसर है। अब ये जो आप सेक्शन बी में उसमें यूनिट नंबर जो डालोगे, यूनिट का नेम उस आंसर के ऊपर, वो आपको ब्लैक पेन से डालना है ताकि वो अलग से दिखे। आप एग्ज़ाम में ब्लैक पेन और ब्लू पेन दोनों यूज़ कर सकते हैं, और यदि आपकी राइटिंग थोड़ी ख़राब है तो ब्लू पेन में आपको जेल पेन यूज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि ये पॉइंट तो आपका सभी पेपर्स में कॉमन है, चाहे आप 10th बोर्ड एग्ज़ाम दो, 12th बोर्ड एग्ज़ाम दो, बीएससी का एग्ज़ाम दो। जब भी कोई भी थियोरेटिकल पेपर होता है, हमें एग्ज़ाम्स में पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है, उसमें राइटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। यदि आपकी राइटिंग अच्छी है, आपने कुछ बीच में गलत भी लिखा होगा ना, तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। लेकिन यदि आपकी राइटिंग ख़राब है और आपने पूरा बिल्कुल अच्छे से लिखा हुआ है, सारे आंसर्स अच्छे से एक्सप्लेन करे हैं, फिर भी वो आपके 1-2 नंबर काट ही लेगा, क्योंकि उसे नोटबुक चेक करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, वर्ड्स को समझने में। यदि वो आपकी राइटिंग अच्छी होगी तो डायरेक्ट उसे नोटबुक चेक करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपके यदि आपने थोड़ा कम भी लिखा होगा ना, तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं आपकी राइटिंग की वजह से। इसलिए राइटिंग आपको अच्छी लिख कर आनी है। लेकिन राइटिंग के पॉइंट में एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है, कहीं ऐसा ना हो कि राइटिंग अच्छी लिखते लिखते टाइम का पता ना चले और टाइम ख़त्म हो जाए, आपका पेपर रह जाए। तो आपको गुड हैंड राइटिंग विथ टाइम मैनेजमेंट, इस चीज़ पर ध्यान रखना है कि राइटिंग अच्छी हो और हम टाइम के साथ साथ सारे क्वेश्चंस भी कर लें। इसलिए इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि जितना आपको क्वेश्चन में पूछा जाए उतना ही आपको आंसर देना है। क्योंकि जैसे बीएससी एग्ज़ाम्स में क्या होता है कि क्वेश्चंस बड़े मार्क्स के होते हैं, जैसे 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, 7 मार्क्स, 15 मार्क्स। लेकिन उनके आंसर ऐसा नहीं कि जितने ज़्यादा नंबर का है उतने हमें पेजेस उसमें लिख कर आने हैं तभी हमें फुल मार्क्स मिलेंगे। एग्जामिनर को भी पता है कि इसका आंसर कितने पेज में आ सकता है, कितना इसका आंसर है। इसलिए जितना आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए ना, उतना ही आपको एग्ज़ाम कॉपी में लिख कर आना है, ना कि मार्क्स के अकॉर्डिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर हमारा 3 पेज में, 4 पेज में आ गया, तो क्या इन 3-4 पेज में हमें वो 10 नंबर दे देगा? यदि उसमें आपका पूरा आंसर है तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, यदि आपने अच्छे से उसे एक्सप्लेन करा है, फुल कंप्लीट आंसर। तो ये मत सोचिए कि ये ज़्यादा नंबर का है तो इसमें हम ज़्यादा पेज लिख कर आएंगे तो हमें फुल मार्क्स मिलेंगे। जितना क्वेश्चन में पूछा है उतना आप एक्सप्लेन करिए, उसे अच्छे से विथ डायग्राम, ग्राफ, यदि कुछ भी उसमें है डेरिवेशन, तो उसे अच्छे से बिल्कुल गुड हैंड राइटिंग में आपको लिख कर आना है, लिमिटेड पेजेस में, तभी आपका पेपर पूरा हो पाएगा। क्योंकि यदि आप एक ही क्वेश्चन में इतना ज़्यादा उसमें लिखने लग जाएंगे तो आपके आगे के क्वेश्चंस रह सकते हैं। क्योंकि जो पेपर बनाया हुआ है वो उसी अकॉर्डिंग है कि आपको जितना क्वेश्चन में पूछा जाए उतना ही लिखें। यदि आपने उसमें ज़्यादा लिखने लग गए तो भले ही आप सोचें कि हाँ इसमें मुझे फुल मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन फिर आगे के क्वेश्चंस के लिए आपको टाइम कम रह जाएगा और फिर उसमें आपका जो मेन जितना आंसर है उतना भी आप शायद ना लिख पाओ, तो उसके लिए फिर आपको टाइम कम रह जाए, तो ये गलती मत करना। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपकी कॉपी को बाकी की कॉपियों से डिफरेंट बनाएगी? वो है आपका प्रेजेंटेशन। नोटबुक में प्रेजेंटेशन ही डिफरेंट बनाएगा आपकी नोटबुक को बाकी बीएससी स्टूडेंट्स की नोटबुक से। क्योंकि आंसर सब लिखेंगे, लेकिन प्रेजेंट किसने किस तरीके से करा है वो मेन बात है। अब इस पॉइंट को आप कैसे समझेंगे? जब भी आप बीएससी एग्ज़ाम में सेक्शन बी या सेक्शन सी में से कोई भी क्वेश्चन करें तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं उसकी हेडिंग ज़रूर लिखें, और वो हेडिंग आपको ब्लैक पेन से लिखनी है। यदि कोई डेरिवेशन है, कोई प्रूफ करना है, तो वो पूरा आपको सॉल्व करके लास्ट में जो मेन रिज़ल्ट होता है उसको आप बॉक्स में बंद करें या फिर उसको स्टार मार्क कर दें ब्लैक पेन से। एक डिफरेंट पेन से आपको उसे अलग से मार्क करना है या फिर नीचे अलग से उसको बॉक्स में बंद करना है, ताकि वो अलग दिखे कि हाँ ये आपने प्रूफ करा है, ये डेरिवेशन निकाला है,
है, या फिर कोई भी डेफिनेशन हो तो जिस चीज़ की डेफिनेशन लिख रहे हैं उसकी मेन जो हेडिंग होती है उसको आप ब्लैक पेन से लिखें। कोई भी टॉपिक आपको एक्सप्लेन करना है, उसमें अलग अलग पॉइंट्स हैं तो उन पॉइंट्स को अलग पेन से ऐसे मार्क कर दें। एक जो हेडिंग बनाते हैं ना हम, ऐसे बुलेट्स में लिखते हैं या फिर नंबरिंग करते हैं, तो वो आपको अलग पेन से लिख देनी है ताकि जो मेन थ्योरी है वो आपकी ब्लू पेन या जेल पेन से हो जाए, और जो उसमें इंपॉर्टेंट हेडिंग्स होती है, पॉइंट्स होते हैं, वो आप ब्लैक पेन से मार्क कर दें ताकि एक अच्छा प्रेजेंटेशन हो आपकी कॉपी में और वो बाकी की कॉपियों से डिफरेंट लगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका गैप बिटवीन क्वेश्चंस। जैसे ही आपका पहला क्वेश्चन ख़त्म हो, दूसरा क्वेश्चन आप स्टार्ट करें तो उसके बीच में आपको गैप छोड़ना है 3 या 4 लाइन का, ताकि एग्जामिनर को ये ना लगे कि ये इसी के अंदर चल रहा है आंसर इसका, तो उसको ऐसा मतलब उसको पता चल जाए कि हाँ ये नेक्स्ट आंसर यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। उसके लिए आपको बीच में 3 या 4 लाइन का गैप छोड़ना है, या फिर आप ब्लैक पेन से ऐसे डबल लाइन भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखा दूँगी कॉपी में, तो उस तरीके की आप लाइन बना सकते हैं फर्स्ट आंसर और नेक्स्ट आंसर के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट ये है इसमें कि जब भी आपको कोई रफ वर्क करना हो, लाइक मैथ या फिजिक्स में ही हो सकता है रफ वर्क है ज़्यादातर, या फिर केमिस्ट्री में भी कुछ आपको रिएक्शंस वगैरह थोड़ी सी याद नहीं आ रही हो, तो आपको कुछ लिख के देखना हो, तो जो भी आपको रफ वर्क करना है हमेशा कॉपी के पीछे, उसके साइड में मत करने लग जाना, फिर आप काटाकूटी करोगे कॉपी में तो वो बेकार लगता है। इसलिए जो भी आपका रफ वर्क हो, जो भी फॉर्मूले में आपको कन्फ्यूज़न हो, उसे पहले पीछे लिख के देख लो, ताकि आगे जब आप लिखो उसमें तो कोई गलती ना हो, या फिर कोई भी आपका जो गलत हो जाता है तो हम उसे काट देते हैं, वो गंदा लगता है कॉपी में। तो इस तरह की चीज़ें ना हो, कॉपी बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बिल्कुल वेल मेंटेन तरीके से लिखी हुई हो आंसर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट कि यदि किसी भी आंसर में आपका कोई भी ग्राफ, डायग्राम, टेबल, कोई भी आपके कॉलम वगैरह कुछ भी आपको बनाना हो किसी आंसर के अंदर अलग से थ्योरी के अलावा, तो उसे आप अच्छे से बनाइएगा, क्योंकि उस आंसर के जो मार्क्स होंगे वो आपके उस डायग्राम पर डिपेंड होंगे। आपने डायग्राम कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, टेबल कितनी अच्छे से बनाई हुई है, या ग्राफ कितने बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, वो जो थ्योरी के अलावा जो अदर प्रेजेंटेशन होगा डायग्राम का, वो आपने अच्छे तरीके से करना है, ताकि उसे एक बार वही डायग्राम से क्लियर हो जाए कि हाँ इसका डायग्राम सही है, यानी इसकी एक्सप्लेनेशन भी सही होगी। तो उस तरह के आंसर में आपको मेन डायग्राम को अच्छे से करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है डायग्राम की, ताकि आपका जो डायग्राम बने, जो भी ग्राफ वगैरह कुछ भी हो थ्योरी के अलावा एक्स्ट्रा, वो आपका अच्छे से एक्सप्लेन होना चाहिए आपके एग्जाम। नाउ लास्ट पॉइंट ये है कि यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपका पूरा पेपर हो चुका है और अब आपके पास टाइम है, और अब यदि आपको कोई ऐसा क्वेश्चन है कि जो नहीं आ रहा और टाइम बचा हुआ है, तो आपको उस क्वेश्चन को कर देना है, खाली छोड़ के नहीं आना। पहले तो आपको वो सारे क्वेश्चन कर लेने हैं जो आपको आते हैं, यानी उतना तो आपका कवर हो गया अच्छे से। अब यदि आपके पास टाइम बचा हुआ है और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको नहीं आते जिनके आंसर, तो उनमें जो टॉपिक जो पूछा हुआ है उस टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ भी याद हो थोड़ा बहुत, वो उसके अंदर आप लिख के आ सकते हैं, क्योंकि खाली छोड़ने पर आपको 0 मिलेगा, कुछ लिखने पर 1-2 नंबर तो मिल ही जाएंगे। अब आपके पास टाइम है और उस क्वेश्चन के बारे में यदि आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है ना, उस क्वेश्चन से रिलेटेड, उसके यदि मेन वो टॉपिक आपको याद नहीं है, उसके पार्ट्स वगैरह, उसके टाइप्स, उसकी डेफिनेशन, डायग्राम, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ भी याद हो, तो वो आप उस आंसर में लिख कर आ सकते हैं, उस कंडीशन में जब आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता हो, ताकि आपको कुछ नंबर तो उसमें मिल ही जाए 0 के अलावा। अब ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बीएससी के एग्ज़ाम्स में यही होता है, यदि आपने आंसर लिखा है तो आपको मार्क्स ज़रूर मिलेगा, चाहे वो थोड़ा उससे रिलेटेड हो या ना हो, आपको बस कॉपी में लिख कर ज़रूर आना है। ये ओनली उन क्वेश्चंस के लिए है जो आपको नहीं आते, बाकी सभी में ये अप्लाई मत करना, वरना मार्क्स आपके कट भी सकते हैं काफ़ी सारे। इसलिए जो आपको अच्छे से आते हैं उन्हें आपको पहला करना है, सेक्शन बी को एक साथ करना है, सेक्शन सी को एक साथ करना है, और लास्ट में सेक्शन ए करना है। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। सेक्शन बी में आपकी जो अलग 5 यूनिट में से आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं, उनको कोशिश करना कि आप एक साथ कर सको। फिर सेक्शन सी में जो आपको क्वेश्चंस करने हैं उनको आप एक साथ कर सको। अब यदि मानो आपको सेक्शन बी में बीच में से कोई एक क्वेश्चन नहीं आता, बाकी के सारे आते हैं और एक क्वेश्चन नहीं आता, तो आप उन बाकी के सारों को कर लीजिए, फिर सेक्शन सी कर लीजिए, सेक्शन ए कर लीजिए, और वो जो आपको एक क्वेश्चन नहीं आता तो उसको आपको लास्ट में करना है, जिस तरीके से मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ना,
कि किस तरह आपको वो करना है, तो उस तरीके से आप उस क्वेश्चन को लास्ट में कर दीजिए। बाकी जितना आपको अच्छे से आता है उसे आपको पहले करना है, लेकिन पूरा सेक्शन वाइज करना है। नाउ तो ये थे आपके बीएससी एग्ज़ाम पेपर में वर्क करने के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि मैंने सारे इसमें कवर कर दिए हैं। अब आप लोगों के पास इस साल बहुत ही अच्छा मौका है कि आपका जो कोरोना की वजह से पेपर है वो 1.5 घंटे का हो चुका है। 50% आपको पेपर सॉल्व करना है, तो प्लीज़ इस 50% को आप अच्छे से करिए, क्योंकि पता नहीं अगले साल आपको ये मौका मिले ना मिले। नेक्स्ट सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जो भी आपके नेक्स्ट ईयर होगा उसमें हो सकता है फुल आपको सिलेबस करना पड़े बीएससी एग्ज़ाम में। इस साल आपको 50% ही करना पड़ेगा, तो इस साल आप अच्छी परसेंटेज बना सकते हैं, जो कि आपके ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर का जो फाइनल जब का रिज़ल्ट बनेगा उसमें भी काउंट होंगी। तो इस साल आपके पास अच्छा मौका है, इसलिए आप 50% जो सिलेबस है उसको अच्छे से करें, और लिखने का सारा तरीका मैंने आपको बता दिया है। ये पॉइंट्स आप फॉलो करेंगे तो आपको ज़रूर अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपके बीएससी एग्ज़ाम्स के अंदर। नाउ जो स्टूडेंट्स नए हैं चैनल पर, उन लोगों को बता दूं कि आपको यहाँ पर बीएससी के नोट्स मिल जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी। तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना, ऑलमोस्ट सभी नोट्स अवेलेबल हैं। कुछ नोट्स अपलोड हो चुके हैं और अब कुछ बन रहे हैं, तो इस वीडियो के नेक्स्ट जो वीडियोज़ आएंगे उसमें आपको मैं बाकी के नोट्स प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। इसके अलावा आपको प्रैक्टिकल फाइल्स भी मिल जाएंगी, आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, इन सभी की आपको प्रैक्टिकल फाइल मिल जाएंगी, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए। तो ये चैनल सभी बीएससी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो जितने भी बीएससी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ये चैनल आप सभी बीएससी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। Now I hope this video will help you a lot. Thank you for watching this video. Bye bye. Take care. Have a good day.